हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में संस्कृत के समास का स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि संस्कृत के समास से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बेझिझक उसके उत्तर दे पाएंगे। यदि आपने हमारे चैनल टीच इन हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब देखते हैं हम समास। हिंदी में तो आपने समास पढ़ा ही है, हम यहाँ पे संस्कृत का समास पढ़ने वाले। समास का अर्थ होता है संक्षेप में, मतलब जब दो या दो से अधिक पदों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो जोड़ने की इस प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे है समास शब्द सम मतलब भली प्रकार, उपसर्ग लगाकर अस का होता है फेंकना, इस धातु से बना है और इसका अर्थ है संक्षेप मतलब कम शब्दों में। इसलिए इसको ये भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। अब हम देखेंगे इसमें ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं, जैसे कि समास करने पर समास हुए पदों के बीच विभक्तियां नहीं रहती और समास अलग करने को विग्रह कहते हैं। समस्त समास जोड़ने को समस्त पद या फिर समासिक पद कहते हैं। अब हम देखते हैं आगे, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के तौर पर दिया है देवस्य आलयः मतलब देवालय। तो ये है पहला पद जिसमें है देवस्य और दूसरा पद है आलयः। तो दो पद होते हैं इसमें, तो दो पदों को जोड़ने के बाद एक जो नया पद बनता है समस्त पद, ये समासिक पद कहलाता है, इसे ही समास कहते हैं। और स्थिति इसमें विभक्ति है देवस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति, इसका लोप हो जाता है और देव और आलय को मिलाकर और संधि करके देवालय। तो इस समस्त पद के अंत में प्रथमा विभक्ति एक वचन की विभक्ति लगाई गई है। आपने विभक्ति और कारक पढ़ा होगा तो ज़्यादा अच्छे से और समझ में आ जाएगा आपको। तो इसीलिए यहाँ पे देवालय जो है वो समासिक पद है और देवस्य धन आलय इसका समास विग्रह है। एग्जाम में आपको समास विग्रह करके उसका नाम लिखने के लिए पूछा जाता है। अब हम देखेंगे समास के प्रकार, जिसमें है समास के मुख्य चार भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। आप कहेंगे हिंदी में तो हमने 6 पढ़ा है, तो यहाँ देखिए जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत दो समास को लिया गया है वो है कर्मधारय और द्विगु। तो इस तरह से समास के कुल 6 भेद होते हैं। इसे संस्कृत के श्लोक से भी आप बता सकते हैं। तो अब हम पहचानेंगे कि किस समास को हम किस तरह से जाने। जैसे कि अव्ययी भाव समास में समास का जो पहला पद, आप इसमें ध्यान देंगे, समास में हम 2 पद पढ़ेंगे, प्रथम पद और दूसरा पद। इसे प्रथम पद और उत्तर पद भी कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में प्राय है दूसरा। तो आपको याद रखना पड़ेगा तत्पुरुष समास के अंतर्गत आपका कर्मधारय समास है और द्विगु समास है, तो उसमें भी दूसरा पद प्रधान होगा। फिर द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला और दूसरा। और बहुब्रीहि समास ऐसा होता है जिसमें दोनों पद होते हैं वो दोनों प्रधान नहीं होते, बल्कि तीसरा पद मतलब एक अलग से वो इंगित करता है तीसरे पद को, वो प्रधान होता है। तो इस तरह से इसमें दोनों मिलकर एक तीसरे शब्द के ही विशेषण बनते हैं बहुब्रीहि में, मतलब इस समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो ये है आपका ट्रिक कि आप सभी समास को किस तरह से याद रखेंगे। तब हम चलते हैं सबसे पहला समास जो है अव्ययी भाव समास। तो इसमें जिस समास में प्रथम पद अव्यय और प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि अव्यय क्या है, तो अव्यय ऐसा शब्द है जो सभी लिंग, विभक्ति और वचन में एक ही जैसा रहता है, जो कभी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसे अविकारी शब्द भी कहते हैं। कहने का मतलब जो शब्द है वो ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें जो पहला ही पद अव्यय रहता है वही प्रधान होता है। और ध्यान वाली बातें जो है इसमें ये है कि इसमें दूसरा शब्द जो होता है
वो संज्ञा होता है, मतलब दूसरा पद। और समस्त पद अवयव जैसा बन जाता है, कहने का मतलब समस्त पद का रूप नहीं चलता है। अब हम इसमें विग्रह में देखेंगे अंतर, जैसे कि यहाँ पे समासिक पद है यथा कामम। अब हम इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कामम अंति क्रम। यहाँ देखिए जो यथा है, यथा ये पहला पद है और कामम ये दूसरा पद है। यथा यहाँ पे अव्यय है, इसका हिंदी में अर्थ होगा जितनी इच्छा हो उतना। फिर है अनुहारी, इसका विग्रह करेंगे हरे पश्चात। पहला जो पद है ये कोई चेंज नहीं हो रहा है, ज्यों का त्यों है। इसका उत्तर है आपका अर्थ हरि के पीछे। अब जैसे दिया है कि इस उदाहरण में पूर्व पद यथा और जो दूसरे में है अनु जो है अव्यय है, और उत्तर पद जो है दूसरा पद काम और हरि जो है वो संज्ञा पद है। इसीलिए समासिक पद यथा कामम और अनुहारी अवयव बन गए, अर्थात इसका रूप नहीं चलेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। फिर यथा काम ये जो है अकारांत पुल्लिंग होते हुए भी नपुंसक लिंग एक वचन यथा कामम बन गया है, और जो अनुहारी है वो अभिन्न अंत वाला पद है तथा अवयव पद बन गया है। तो इस तरह से हमें इसकी विग्रह करनी है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है उपनगरम, तो इसका हो जाएगा विग्रह करेंगे नगरस्य समीपम, मतलब नगर के समीप। इसमें समीप मतलब करीब, ये जो अर्थ में है। निर्जलम जलस्य अभाव, जल का अभाव। फिर है यथा समयम, समयम अंतिक्रम मतलब समय के अनुसार। तो इस तरह से ये अव्यय है जिसमें पहला पद प्रधान होता है। अब हम देखते हैं दूसरा जो है तत्पुरुष समास। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जिसमें उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें जानने योग्य बातें हैं कि दूसरा पद प्रधान होता है और जो पहला पद होता है वो दूसरे पद के अर्थ को निश्चित करता है। और आप इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि इसके जो पूर्व पद होता है वो विभक्ति में होता है और उसी के नाम पर ही समास का नामकरण होता है। जैसे द्वितीय तत्पुरुष, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, तो उसी तरह से आपको इसमें तत्पुरुष का नाम लिखना है। यहाँ पे उदाहरण में हम देख सकते हैं, जैसे द्वितीय विभक्ति, आपने संस्कृत में कारक विभक्ति पढ़ी है तो आप इसे बहुत ही अच्छे समझ सकते हैं। जैसे द्वितीय विभक्ति में है ग्रामः, ग्रामम, ग्राम गतः, मतलब इसका विग्रह करेंगे ग्रामम गतः, अर्थ होगा ग्राम को गया हुआ। द्वितीय विभक्ति में ये को जो विभक्ति चिन्ह है ये लगता है। फिर तृतीय विभक्ति ज्ञानहीन है, ज्ञानेन हीन, ज्ञान से हीन। मास पूर्व, मासेन पूर्व, मास से पहले तीसरा विभक्ति है। उसके बाद चतुर्थी में सच्चार मार्ग, सच्चरार मार्ग, सच्चार के लिए मार्ग। युग दारू, युपाय दारू, यज्ञ के लिए लकड़ी, इसका अर्थ के लिए। फिर है पंचमी तत्पुरुष वृक्ष पतितः, मतलब वृक्षात पतितः, वृक्ष से गिरा हुआ। इसमें आपको याद रखना है कि अगर आप हिंदी में देखेंगे तो ये अपादान होगा और उसका मतलब होता है किसी भी चीज़ से अलग होना। तो ये वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। राजभयम, राज्ञ भय, मतलब राजा से भय अलग हो रहा है वो भी। फिर है षष्ठी तत्पुरुष, मतलब संबंध बताता है का की के। देव भाषा, देवानाम भाषा, देवताओं की भाषा। सूर्योदय, सूर्यस्य उदय, सूर्य का उदय, ये संबंध है एक दूसरे के बीच। उसके बाद है सप्तमी तत्पुरुष, इसमें ये अधिकरण व्यवहार कुशल, व्यवहारे कुशल, मतलब व्यवहार में कुशल। दान वीर, दाने वीर, दान में वीर, ये हो गया। तो इस तरह से आपको कारक विभक्ति पता है तो सारे विभक्ति चिन्ह के माध्यम से आपको ये तत्पुरुष समास याद करना होगा। अब देखते हैं हम इसी तत्पुरुष समास में एक उपपद तत्पुरुष समास है। अब वो क्या है, तो इसमें है जब तत्पुरुष का पहला पद कोई ऐसी संज्ञा या कोई ऐसा अव्यय हो जिसके ना रहने से उस समास के द्वितीय पद का वह रूप नहीं रह सकता। मतलब ऐसा कह रहा है कि इसका जो पहला पद है या तो कोई संज्ञा हो या फिर अव्यय हो और उसकी वजह से उस समास का जो दूसरा पद का रूप नहीं रह सकता, नहीं बदल सकता, तो वो उसे हम
उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पहला पद जो होता है इसमें उपपद होता है और जो दूसरा पद होता है वो कृदंत होता है, इसका क्रिया रूप नहीं होता। तो यह उत्तर पद ऐसा पद होता है जो प्रथम पद के ना रहने पर असंभव हो जाए। जैसे कि इसका विग्रह दिया है धनम ददाति इति, तो हम इसका समासिक पद बनाएंगे तो धनदह मतलब धन देने वाला, लेकिन यहाँ पे इसके आगे ये पता नहीं है कि कौन धन दे रहा है, सिर्फ धन देने वाला है ना। उसी तरह से वारिद ददाति इति, वारिद मतलब जल देने वाला, तो यहाँ पे ये इसका मतलब यही है जो कहा है कि इसका जो पहला पद है कोई संज्ञा या अव्यय हो और जिसके ना रहने से इस समास के द्वितीय पद का वह रूप नहीं रह सकता, तो वो है उपपद तत्पुरुष समास। इसका उदाहरण आप देख लेंगे। उसी तरह से एक है नियत तत्पुरुष समास, मतलब जिस तत्पुरुष में पहला पद ना रहे मतलब नकारात्मक और दूसरा कोई संज्ञा या विशेषण, तो उसे नियत तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है ना धन प्रिय मतलब अप्रिय, उदाहरण से हम समझ सकते हैं विग्रह में न स्वस्थ है, यहाँ ना आगे जुड़ा है तो इसका समस्त पद क्या हो जाएगा अस्वस्थ, मतलब जो स्वस्थ नहीं है नकारने वाली बातें। न सिद्ध असिद्ध, न चरम अचरम, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि प्रथम पद ना रहे और कोई दूसरा पद जो है वो संज्ञा या विशेषण रहे। फिर हम देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है? विशेषण और विशेष्य का जो समास होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास को और भी कई तरीकों से समझा जा सकता है, जैसे कि इसमें जो पहला पद होता है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है और पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, और कभी कभी पहला पद उपमान और उपमेय भी होता है। लेकिन आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो उपमान होता है वो पहला पद भी हो सकता है और दूसरा पद भी हो सकता है, लेकिन उपमेय नहीं बदलता। तो आपको इसमें तीन चीज़ें याद रखनी है, विशेषण और विशेष्य या पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, और फिर तीसरे इसमें उपमान और उपमेय पदों का भी समास होता है, जिसमें सिर्फ उपमान जो है वो कभी पहला पद भी हो सकता है या फिर दूसरा पद भी हो सकता है। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे नीलम गंगनम, तो इसका समस्त पद हो जाएगा नील गगनम, तो ये विशेषण और विशेष्य वाली बातें हैं। महान ज्ञानी महाज्ञानी, वीरः पुरुषः वीर पुरुष, वीर पुरुष, और भी है जैसे कि चंद्र इव मुखम चंद्रमुखम, तो इसमें चंद्र जो है वो उपमान है और मुखम है उसका उपमेय। मुख में कमलम मतलब मुख कमलम, इसमें भी अब देखिए मुख जो है वो उपमेय है और कमलम जो है वो उपमान है। तो इस तरह से आपको इसमें उदाहरण याद कर लेने हैं। फिर हम चलते हैं द्विगु समास में। द्विगु समास इसमें है जिसका पहला ही पद संख्यावाची और जो दूसरा पद हो संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि जिस समास में पहला ही पद संख्यावाचक हो लेकिन दूसरा पद जो है वो संज्ञा होना चाहिए, तभी वो द्विगु समास है। और इसमें एक चीज़ है कि द्विगु समास भी कर्मधारय के समान तत्पुरुष का एक भेद है। जब कर्मधारय में प्रथम पद संख्यावाची हो तो वहाँ द्विगु समास होता है। तो आपको यहाँ पे एक नोट याद रखनी है कि कर्मधारय में यदि प्रथम पद संख्यावाची हो, आपको लग रहा है कि वो कर्मधारय समास लग रहा है, लेकिन आपको वहाँ ध्यान देना है कि अगर उसका पहला पद संख्यावाची हो तो वहाँ आपको कर्मधारय समास नहीं लिखना है, वो होगा द्विगु समास। और है पहचानने का तरीका कि यह जो समास है वो हमेशा समूह में होता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब देखते हैं हम इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, तो इसका समस्त पद होगा त्रिलोकी। फिर है त्रयाणाम भुवनाम समाहारः त्रिभुवनम, मतलब तीन भुवनों का समूह, तो इसमें याद रखना है समूह में ही होगा। इस तरह से इसमें उदाहरण है। फिर है द्वंद्व समास। सबसे पहचानने का तरीका ये है कि इसमें दोनों पद बराबर होते हैं, मतलब दोनों पद का जो अर्थ है वो प्रधान होता है। और इसमें याद रखने वाली बातें हैं कि इस समास का अर्थ करने में बीच में और निकलता है।
जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया है, माता च पिता च, मतलब माता और पिता, पितृ होगा इसका। फिर उदाहरण से समझते हैं, पिता च पुत्रश्च, मतलब पिता और पुत्र, पुत्रश्च कन्या च, पुत्र कन्या, इसका विग्रह करेंगे तो होगा पुत्र और कन्या। इस तरह से इसमें और भी उदाहरण है, बालिका च बालश्च, दोनों का हम इसमें समासिक पद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बालक। और भी है इसमें, हिंदी में आप अच्छे से इसे और पढ़ लिए होंगे, द्वंद्व समास आसान है। फिर है आपका अंतिम बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जिस समास में अन्य पद प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसमें ना तो पहले पद की प्रधानता होती है ना ही दूसरे पद की, ये समस्त होने वाले पदों को छोड़कर कोई अन्य पद को इंगित करता है और वही पद प्रधान होता है। जैसे हम उदाहरण से समझेंगे, विग्रह दिगंबरम यस्य सः, तो इसका समस्त पद होगा दिगंबर शंकर। श्वेतम अंबरम यस्या सा, श्वेतांबर, श्वेतांबरा मतलब सरस्वती की, जिसका अंबर मतलब वस्त्र श्वेत रंग का है, तो ये किसी तीसरे को इंगित कर रहा है, मतलब सरस्वती माँ को। नीलम उत्पलम यस्मिन तत्, नीलोत्पलम यानी सरह। फिर चक्रम पाणव यशः, चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो वो कौन है, कृष्ण। चंद्रशेखरे यश, चंद्रशेखर, जिसके सिर पे चंद्र हो, चंद्रमा, तो चंद्रमा किसके सिर पर विराजता है, शिव। तो यहाँ पे यही है कि ये जो है पहले पद और दूसरे पद की इसमें प्रधानता नहीं होती, बल्कि ये किसी तीसरे पद को इंगित करता है। और इसमें कुछ कुछ याद रखने वाली और भी बातें हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है, व्याधिकरण तत्पुरुष में असमान विभक्त अन्य पद होते हैं तथा विशेषण विशेष्य भाव नहीं होता, जैसे कि चंद्रशेखर यश चंद्रशेखर। तो इतनी सारी इसमें बातें हैं। और एक और है बहुब्रीहि में कि इसमें जो समस्त होने वाले सभी पद मिलकर किसी अन्य पद के विशेषण बन जाते हैं, ये आपको याद रखना है। कि पीतम अंबरम यश सः, मतलब यहाँ समस्त होने वाले दोनों पद पीत और अंबर मिलकर किसी अन्य पद, मतलब विष्णु की विशेषता बता रहे हैं। यहाँ जो लिखा है इसका नहीं, किसी तीसरे का, मतलब विष्णु की विशेषता बताते हैं। तो इस तरह से ये बहुब्रीहि समास है। तो ये आपका संस्कृत का समास हुआ, जिसमें आपको कुछ कुछ जो चीज़ें हैं हर समास में याद रखने योग्य बातें हैं। यदि आपने समास को अच्छे से समझ लिया हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।